चैप्टर 11 रिश्ता और दिल की पहली धड़कन। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि आदित्य की दादी माँ पंखुड़ी के घर रिश्ता लेकर पहुंची थी और दादी माँ के जोर देने पर आदित्य भी वहां आ गया। पर न तो पंखुड़ी को अंदाजा था और न ही आदित्य को कि आज दोनों आमने सामने होंगे। सीढ़ियों से धीरे धीरे उतर रही थी पंखुड़ी। माँ वर्षा जी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसके पैरों में बंधी नाजुक सी पायल की छन छन जैसे ही पूरे हॉल में गूंजती है, आदित्य के दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये बेचैनी क्यों बढ़ रही है। पंखुड़ी भी अजीब सी घबराहट महसूस कर रही थी। उसके कदम हल्के हल्के लड़खड़ाने लगे। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अनजाना सा खिंचाव उसे रोक रहा हो। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें उठाईं और ठीक उसी पल आदित्य ने भी अपनी नज़रें ऊपर की। और फिर दोस्तों, दोनों की नज़रें आपस में टकरा गईं। उस एक पल में मानो समय थम गया हो। हवा रुक गई, सांसें थम सी गईं और बस दोनों के बीच नज़रें ही बोल रही थीं। आदित्य भीतर से हिल गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी दादी माँ जिस रिश्ते की बात करने आए हैं वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिससे वो पहले ही पागलों की तरह मोहब्बत और जुनून कर बैठा है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान उभर आई। वो मन ही मन बोला, जानो, अब तो तुम मेरी दुनिया में कैद हो गई हो। चाहो या न चाहो, अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ पंखुड़ी उस नज़र को बखूबी समझ रही थी। उसका दिल और ज्यादा घबराने लगा, हाथ कांपने लगे। तभी माँ वर्षा जी उसके कानों के पास झुककर बोलीं, क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई हो? नीचे उतर जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। पंखुड़ी संभलते हुए नीचे आई और जाकर आदित्य के ठीक सामने वाले सोफे पर बैठ गई। उसकी नज़रें जैसे ही दादी माँ पर पड़ीं, तुरंत पहचान गई। अरे, ये तो वही दादी माँ हैं जिनकी मैंने मंदिर में मदद की थी। वो हल्के से मुस्कुरा दी। दादी माँ भी मुस्कुराकर बोलीं, हाँ बेटा, तूने मुझे पहचान लिया। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अब तू मेरे पोते आदित्य को देख ले। अगर तुझे ये रिश्ता पसंद आए तो हाँ कर देना। पूरा माहौल कुछ पलों के लिए खामोश हो गया। सबकी नज़रें आदित्य और पंखुड़ी पर टिक गईं। इसी बीच पंखुड़ी के पापा अरविंद सिंह आदित्य को ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक सवाल था, एक कसक भी थी। उन्हें आदित्य के व्यक्तित्व में एक अजीब सा गुरूर नजर आ रहा था। वे मन ही मन सोच रहे थे कि क्या ये लड़का हमारी पंखुड़ी के लिए सही है। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमें तो आपके बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन एक बात जानना चाहेंगे। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की है? आदित्य एक पल के लिए चौंक गया। उसे याद आया कि पहले उसने जिस तरह का रूखा बर्ताव किया था, शायद उसी वजह से पंखुड़ी के पापा उस पर भरोसा करने से हिचक रहे थे। लेकिन आदित्य तो हर हाल में पंखुड़ी को पाना चाहता था, इसलिए उसने अपने लहजे को नरम करते हुए जवाब दिया, जी अंकल, मैंने अपनी पढ़ाई लंदन से पूरी की है। और, और उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमें तो आपके बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन एक बात जानना चाहेंगे। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की है? आदित्य एक पल के लिए चौंक गया। उसे याद आया कि पहले उसने जिस तरह का रूखा बर्ताव किया था, शायद उसी वजह से पंखुड़ी के पापा उस पर भरोसा करने से हिचक रहे थे। लेकिन आदित्य तो हर हाल में पंखुड़ी को पाना चाहता था, इसलिए उसने अपने लहजे को नरम करते हुए जवाब दिया, जी अंकल, मैंने अपनी पढ़ाई लंदन से पूरी की है और वहीं से बिजनेस मैनेजमेंट किया। अरविंद जी ने सिर हिलाया, पर अब भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने दूसरा सवाल किया, ठीक है बेटा, आपकी हॉबी क्या है? आदित्य हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे बस काम करना पसंद है। काम ही मेरी असली पहचान है। ये सुनकर अरविंद जी के चेहरे पर हल्की राहत आई। उन्होंने सोचा, चलो, लड़का कम से कम जिम्मेदार तो है, काम को लेकर गंभीर है, यही तो हमें चाहिए। पर पंखुड़ी का मन अब भी असहज था। उसके ज़हन में वो आदित्य का दूसरा चेहरा था, वह चेहरा जो जुनूनी, गुस्सैल और खतरनाक था, और वही डर उसे इस रिश्ते से पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। तभी दादी माँ धीरे से बोली, मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ी देर अकेले में बात करने देनी चाहिए, फिर हम आगे का फैसला कर सकते हैं। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर वही टेढ़ी मुस्कान लौट आई। वो मन ही मन बोला, यही तो मैं चाहता था, जरा अकेले में मुलाकात हो जाए, फिर देखती हो पंखुड़ी, मेरा जुनून कितना गहरा है। वर्षा जी ने इशारे से पंखुड़ी से कहा, बेटा, आदित्य को अपना कमरा दिखा लाओ। पंखुड़ी के चेहरे पर साफ था कि वह नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी में उसे उठना पड़ा। वह धीमे कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और पीछे पीछे आदित्य। दोस्तों,
यहीं पर आज का ये चैप्टर खत्म होता है। अब सवाल ये है, जब पंखुड़ी और आदित्य अकेले होंगे तो आगे क्या होगा? क्या आदित्य अपना जुनून पंखुड़ी को दिखाएगा या फिर पंखुड़ी हिम्मत करके सबके सामने सच कह देगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी कहानी द बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 12 जबरदस्ती। दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां मासूमियत और जिद, प्यार और डर, सपने और मजबूरी सब एक साथ टकराने लगे हैं। जैसे ही पंखुड़ी ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, उसके पीछे पीछे आदित्य भी अंदर आ गया। बिना समय गंवाए उसने झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया। धड़ाम की आवाज़ से पंखुड़ी का दिल और भी जोर से धड़क उठा। उसके हाथ कांप रहे थे और पांव जैसे जमीन पर टिक ही नहीं पा रहे थे। अचानक आदित्य पीछे से आया और पंखुड़ी को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। उसके लंबे खुले बालों को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए उनकी खुशबू को गहरी सांस में खींचा और धीमे स्वर में बोला, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा रिश्ता तुमसे होने वाला है। अब तो यकीन हो गया है कि तुम्हारे भगवान भी हमें अलग नहीं करना चाहते। देखो, इसीलिए तो ये रिश्ता तय हुआ है। पंखुड़ी ने पूरी हिम्मत जुटाई। उसने आदित्य को अपने से अलग किया, उसकी ओर सीधे देखते हुए कांपते कांपते बोली, पर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम एक नंबर के घमंडी और घटिया इंसान हो। तुम किसी को चोट पहुंचाने से पहले सोचते भी नहीं। तुम जैसे गुस्सैल और खतरनाक आदमी से मैं शादी कभी नहीं कर सकती। दोस्तों, ये शब्द जैसे ही आदित्य के कानों में पड़े, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखें लाल हो उठीं। वो गुस्से में आया और अचानक पंखुड़ी की गर्दन पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपना एक हाथ उसके जबड़े पर कसकर रखा। पंखुड़ी का मुंह दब गया और होंठ सिकुड़कर छोटे से पाउट में बदल गए। उसी हालत में वो बेहद मासूम और प्यारी लग रही थी। आदित्य उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, इतनी हिम्मत? आज तक किसी ने मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत नहीं की। याद रखो, अगली बार मुझसे ऐसे बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। समझी या नहीं? ये खौफनाक बातें सुनकर पंखुड़ी बुरी तरह घबरा गई। उसके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाह रही थी पर आवाज बाहर नहीं आ रही थी। आदित्य ने उसकी ये हालत देखी और उसके दिल में अजीब सा प्यार उमड़। वो हल्की सी हंसी में बोला, कितनी क्यूट लग रही हो तुम। मैं चाहकर भी तुम्हें डांट नहीं सकता। उसने धीरे धीरे पंखुड़ी को छोड़ दिया, मगर उसकी आंखों में वही जुनून चमक रहा था। वो धीरे और ठंडी आवाज में बोला, अब सुनो, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम बाहर जाकर बोलोगी। अगर तुम्हें अपने परिवार की सलामती प्यारी है तो सबके सामने कहना पड़ेगा कि तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो। समझी या नहीं? इतना कहकर आदित्य कमरे से निकल गया। वो और बहस नहीं करना चाहता था। पंखुड़ी वहीं बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों से एक आंसू ढुलक पड़ा। दिल में हजारों तूफान थे। मैं इस शादी को नहीं चाहती, लेकिन पापा की आंखों में जो चमक मैंने देखी, जो उम्मीद थी, उसे मैं कैसे तोड़ दूं? मैं उन्हें निराश भी नहीं कर सकती। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद से धीरे धीरे कहा, आदित्य रॉय, ये शादी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। तुम पछताओगे कि तुमने पंखुड़ी से शादी क्यों की। मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और बाहर निकल आई। बैठक में सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। दादी माँ मुस्कुराते हुए बोलीं, तो बेटा, बता, तुझे पंखुड़ी पसंद आई? क्या तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करते हो? आदित्य ने बिना झिझके अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर दी। अरविंद सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने फिर अपनी प्यारी बेटी की ओर देखा और नर्म आवाज में बोले, बेटा, तुम्हें कोई दबाव नहीं है। खुलकर बोलो, क्या ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है? पंखुड़ी ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर मजबूरी और डर दोनों साफ झलक रहे थे, लेकिन पापा की आंखों में छिपी खुशी को देखकर आखिरकार उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। बस, फिर क्या था? दादी माँ और वर्षा जी खुशी से झूम उठीं। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाईं और घर में गूंज उठा, बधाई हो, बधाई हो। पंखुड़ी ने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कीं, फिर खोला तो सामने मेज पर गरम गरम समोसे रखे थे। उसने मन ही मन कहा, अब जब शादी तय हो ही गई है तो अफसोस करके क्या फ़ायदा? जिंदगी तो मेरी बर्बाद होने ही वाली है। चलो, कम से कम समोसे तो खा लूं। और दोस्तों, ये सोचकर उसने अजीब सा मुंह बनाया और चुपचाप समोसे की तरफ देखने। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पंखुड़ी ने मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसकी मासूमियत अब भी जिंदा थी। पंखुड़ी सोफे पर बैठी थी और अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। कभी गाल फुला रही थी, कभी भौहें चढ़ा रही थी, तो कभी होंठ टेढ़े कर रही थी। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन कोई था जो उसे बड़ी गहराई से देख रहा था। जी हाँ, वो था आदित्य। उसकी आंखें पंखुड़ी पर अटकी थीं। मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला,
कितनी क्यूट हो तुम, मेरी जानू, तुम्हें तो खुद भी अंदाज़ा नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। पर दोस्तों, सवाल ये है, अगर आदित्य को कभी पता चले कि उसकी प्यारी पंखुड़ी उसे प्यार से डेविल कहकर बुलाती है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? वो गुस्से से पंखुड़ी पर भड़क उठेगा, या फिर हंसकर कहेगा, हाँ, मैं तुम्हारा डेविल हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारा। यही तो आगे की कहानी का असली ट्विस्ट होगा। इधर पंखुड़ी ने धीरे धीरे अपना हाथ मेज की ओर बढ़ाया। सब लोग बातचीत में लगे हुए थे और किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं था। उसने धीरे से प्लेट से गर्मा गर्म समोसा उठाया और चुपचाप अपने मुंह में डाल लिया। दोस्तों, यकीन मानिए, उस वक्त पंखुड़ी किसी नन्ही चोरनी जैसी लग रही थी जो चोरी चोरी खजाना चख रही हो। आदित्य ने ये सब देखा और उसके दिल में अजीब सा प्यार उमड़ आया। मन तो कर रहा था कि वहीं जाकर उसे कसकर गले से लगा ले, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। तभी अचानक आदित्य के मोबाइल पर कॉल आया। उसने तुरंत उठकर कॉल रिसीव किया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया और गंभीर स्वर में बोला, दादी माँ, अब मुझे निकलना होगा, एक अर्जेंट मीटिंग है। दादी माँ ने प्यार से कहा, ठीक है बेटा, अब तो रिश्ता पक्का हो ही गया है। आगे की सगाई और शादी की तारीख हम पंडित जी से मिलकर निकाल लेंगे। वर्षा जी ने आदित्य को गले लगाया और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अब बारी थी पंखुड़ी की। पंखुड़ी जैसे ही दादी माँ के पास पहुंची और उनके पैर छूने लगी, दादी माँ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम मेरी गुड़िया जैसी हो, मेरी बेटी जैसी। तुम मुझे कभी पैर मत छूना, बस मुझे गले लगाना। पंखुड़ी दादी माँ के गले लग गई। उसके दिल में दादी का व्यवहार देखकर एक अपनापन उमड़ आया। वो मुस्कुराते हुए बोली, जरूर दादी माँ, हम जल्दी ही मिलेंगे। वो लम्हा पंखुड़ी के लिए बहुत खास था। शायद इसी वजह से उसके दिल में थोड़ी देर के लिए। अब आदित्य की बारी थी। उसने झुककर अरविंद सिंह और वर्षा जी दोनों के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। फिर उसने एक नज़र पंखुड़ी की तरफ डालनी चाही, लेकिन जानबूझकर उसे नज़रअंदाज करता हुआ घर से बाहर निकल गया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये थी कि बाहर निकलते वक्त भी उसका दिल बार बार पंखुड़ी की ही तरफ खींच रहा था। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 12, छुपा हुआ जज्बात। अब कहानी और भी मज़ेदार मोड़ लेने वाली है। आगे क्या होगा जब पंखुड़ी बार बार आदित्य को अपने दिल में डेविल कहकर बुलाएगी? और जब आदित्य इस बात को जान जाएगा, तो उसका गुस्सा पंखुड़ी पर टूट पड़ेगा, या फिर वो इसे प्यार का नाम देगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 13, पंखुड़ी का बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों, कहानी का नया मोड़ अब आपकी स्क्रीन पर है। पुष्पिन सीन 1, मासूम पंखुड़ी और उसका बचपना। जैसे ही अरविंद जी और वर्षा जी दादी माँ और आदित्य को घर के बाहर छोड़ के आते हैं, सामने का नज़ारा वाकई मज़ेदार होता है। पंखुड़ी दोनों पैरों को फैलाकर आराम से सोफे पर बैठी थी। एक हाथ में गर्मा गर्म समोसा और आंखें टिकी हुई थी टीवी पर। और टीवी पर चल रहा था टॉम और जेरी। वो पूरी तरह बच्चों जैसी मासूमियत में खोई हुई थी। वर्षा जी ने तुरंत अरविंद जी को घूरा और गुस्से से बोली, देख लीजिए अपनी बेटी को, आप शादी कराने चले हैं, पहले इसे बड़ा तो कर लीजिए। अरविंद जी ने हंसते हुए बात टाल दी। फिर वर्षा जी किचन की तरफ चले जाते हैं और फिर अरविंद जी पंखुड़ी की तरफ जाते हैं और कहते हैं, बेटा और समोसे चाहिए। तभी पंखुड़ी ने अपने भोले भाले चेहरे से कहा, नहीं पापा, ये काम तो है ही, लेकिन मेरा पेट तो आजकल और ज़्यादा निकल रहा है, इसलिए मैं डाइटिंग कर रही हूँ। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। अरविंद जी ने प्यार उसके माथे पर किस किया और बोले, ठीक है बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। पंखुड़ी ने भी उनके गालों पर किस करके कहा, बाय पापा, आप भी अपना ध्यान रखना। फिर वो मज़े से समोसा खाती रही और टीवी में कार्टून देखती रही। पुष्पिन सीन 2, दादी माँ और तानिशा। अब सीन शिफ्ट होता है। दादी माँ अपने कमरे में पंडित जी से फ़ोन पर बात कर रही थीं। हाँ पंडित जी, मैंने लड़के और लड़की दोनों की कुंडली आपको व्हाट्सएप कर दी है। शाम तक मुझे बता दीजिए कि शादी और सगाई की सही तारीख कब होगी। पंडित जी के असिस्टेंट ने हामी भरी और कॉल कट हो गया। दादी माँ पूजा की तैयारी के लिए नीचे जाने लगीं, लेकिन तभी दरवाजे पर टिक टिक की आवाज़ हुई। दादी माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी थी तानिशा। तानिशा देव रॉय, आदित्य के पापा के दोस्त की बेटी थी। उसे आदित्य बहुत पसंद था। वो हर रोज़ बहाने ढूंढकर दादी माँ से मिलने आती थी ताकि आदित्य से नज़दीकियाँ बढ़ा सके। दादी माँ ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, फिर आ गई मुझे पकाने। जब पंखुड़ी आ जाएगी बहू बनकर, तभी इससे छुटकारा मिलेगा। तानिशा ने मुस्कान बनाकर दादी माँ को प्रणाम किया और बोली, कैसी है दादी माँ, मैं आपसे मिलने आना चाहती थी। दादी माँ ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ बेटा,
मैं ठीक हूँ, बैठो। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद तानिशा ने असली सवाल पूछ डाला। दादी माँ, आदित्य है क्या घर में? दादी माँ ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, वो सुबह ही काम पर चला गया था। तानिशा का चेहरा बिगड़ गया। गुस्से में बोली, इतनी देर से मैं यहाँ गपशप कर रही हूँ सिर्फ आदित्य से मिलने के लिए, और वो तो है ही नहीं। ये कहकर वो बहाना बनाकर चली गई। दादी माँ ने राहत की सांस ली और बोली, चलो, अच्छा हुआ पीछा छूटा। इधर पंखुड़ी टीवी देखने के बाद अपनी किताबों में खो गई थी। लगातार 5 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी उसका मन भारी था। उसके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, क्या मेरी शादी के बाद भी मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगी? क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? या फिर सब खत्म हो जाएगा? आंखें नम हो गईं। उसने अपने सिर को किताबों पर रख दिया। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। गुस्से में पंखुड़ी बोली, कौन है यार, अब कौन परेशान कर रहा है? जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे मेरी चड्डी बड्डी यार, मैं हूँ गुरु। गुरु का नाम सुनते ही पंखुड़ी पहले तो गुस्सा हुई। तेरी इतनी हिम्मत, तूने इतने दिनों बाद फोन किया। पता है मैं तुझे कितना याद करती हूँ? गुरु हंसते हुए बोला, अरे मेरी चेरी, शांत हो जा, दरवाजा खोल, मैं बाहर खड़ा हूँ। पंखुड़ी का मन तो कर रहा था दरवाजा न खोले, लेकिन उसने झटपट दरवाजा खोल दिया। सामने गुरु खड़ा था, कैजुअल ड्रेस में, लंबे बिखरे बालों के साथ, बेहद हैंडसम। पंखुड़ी उसे देखते ही दौड़ी और गले लग गई। कैसे हो मेरे भोले राम? गुरु ने भी उसे कसकर गले लगाया और बोला, मैं ठीक हूँ जरी, तू बता कैसी है? दोनों हंसते हंसते उसके कमरे में चले गए और मस्ती मजाक करने लगे। गुरु ने अपनी बिजनेस ट्रिप के मज़ेदार किस्से सुनाए, कैसे उसने लड़कियों से फ्लर्ट किया, कैसे शॉपिंग की, कैसे घूमा। पंखुड़ी हंसते हंसते बोली, तू कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। गुरु ने मजाकिया अंदाज में कहा, तुझे मुझसे पूछने की ज़रूरत है? बोल दे। पंखुड़ी बोली, मेरा रिश्ता तय हो गया है आदित्य रॉय के साथ। गुरु जोर से हंस पड़ा, क्या तू मजाक कर रही है ना? आदित्य रॉय, इंडिया का मोस्ट हैंडसम बैचलर, ये तो नामुमकिन है। पंखुड़ी ने गुस्से से कहा, ये मजाक नहीं है, सच्चाई है। यकीन न हो तो जाकर मेरे पापा से पूछ ले। गुरु एकटक उसे देखने लगा, फिर धीरे से बोला, मतलब सच में? ओ माय गॉड। पंखुड़ी, तू कितनी लकी है। पता है, आदित्य मेरा आइडल है, मैं उसी की तरह बनना चाहता हूँ। इतना स्मार्ट बनना चाहता हूँ, इतना स्मार्ट, इतना टैलेंटेड, और अब तू उसकी पत्नी बनेगी। पंखुड़ी ने उसे रोकते हुए कहा, बस करो, तुम्हें तो मेरी परेशानी नजर ही नहीं आ रही। मुझे डर है कि शादी के बाद वो मुझे आगे पढ़ने नहीं देगा। मेरा सपना है डॉक्टर बनना, मैं उसे खोना नहीं चाहती। गुरु ने उसका हाथ पकड़ते हुए गंभीरता से कहा, पंखुड़ी, मैं आदित्य को जानता हूँ। वो तुमसे बदला लेने के लिए शादी नहीं कर रहा। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है, और वो इतना छोटा इंसान नहीं कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। और अगर कभी कुछ गलत हुआ तो याद रखना, मैं हूँ, दिन हो या रात, तू मुझे बुलाएगी और मैं दौड़ा चला आऊंगा। देव ने आगे कहा, और हाँ, दादी माँ बहुत प्यारी हैं, उनकी बात आदित्य हमेशा मानता है। तू उनके करीब रहना और अपनी हर बात उन्हें बताना, धीरे धीरे सब बदल जाएगा। पंखुड़ी ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, तू सही कहता है, शायद सब बदल जाए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा और कमरे का माहौल हल्का हो गया। दोस्तों, ये था चैप्टर 13, पंखुड़ी का बेस्ट फ्रेंड। अब कहानी और भी इमोशनल और रोमांचक होने वाली है, क्योंकि गुरु की एंट्री से पंखुड़ी की जिंदगी में एक नई उम्मीद आई है। लेकिन आगे क्या होगा जब आदित्य और गुरु आमने सामने आएंगे? क्या आदित्य को अच्छा लगेगा कि पंखुड़ी का इतना क्लोज बेस्ट फ्रेंड है? और क्या गुरु की मौजूदगी पंखुड़ी और आदित्य के रिश्ते में और उथल पुथल मचाएगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल, दिल। चैप्टर 14, शादी हुआ पक्का, भाग 1। दादी माँ और पंडित जी की बात। सुबह के ठीक 5 बजे दादी माँ की नींद खुल गई। हमेशा की तरह उन्होंने नहा धोकर अपनी पूजा की तैयारी की और पूरे मन से 2 घंटे तक भगवान की भक्ति में खो गई। जब पूजा खत्म हुई और वे अपने कमरे में लौटी तो उनकी नजर फोन पर गई। देखा कि पंडित जी का मिस्ड कॉल पड़ा है। उन्होंने तुरंत कॉल बैक किया। दूसरी तरफ से पंडित जी के असिस्टेंट ने रिसीव किया। प्रणाम दादी माँ, दरअसल पंडित जी आपकी दी हुई कुंडली देख चुके हैं। वे आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन अभी अभी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सारी बातें बताकर आपको बताने को कहा है। दादी माँ ने जल्दी से कहा, ठीक है बेटा, तो बताओ क्या कहा पंडित जी ने? असिस्टेंट बोला, पंडित जी ने कहा है कि आदित्य और पंखुड़ी की कुंडलियां
बहुत शुभ है, लगभग सारे गुण मिल रहे हैं। पंखुड़ी के घर आने से आदित्य की उम्र भी बढ़ेगी और उनके कदम आपके परिवार के लिए बेहद शुभ है। ये रिश्ता आपके खानदान को और तरक्की की ओर ले जाएगा। ये सुनकर दादी माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत भगवान को याद करके हाथ जोड़ लिए। लेकिन असिस्टेंट ने आगे कहा, बस एक बात है, इस रिश्ते में दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। आदित्य का स्वभाव गुस्सैल है, लेकिन वो बहुत समझदार भी है। अगर भरोसा रहा तो ये रिश्ता बहुत मजबूत होगा। दादी माँ ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, और शादी की तारीख? असिस्टेंट ने जवाब दिया, पंडित जी ने कहा है कि शादी सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर करनी होगी, वरना फिर 2 साल बाद ही शुभ मुहूर्त मिलेगा। ये सुनकर दादी माँ थोड़ी चिंतित हो गई। हे भगवान, 2 साल तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। इतना इंतजार मैं नहीं कर सकती। पंखुड़ी को इस घर की बहू बनाकर लाना ही होगा। उन्होंने फोन रखते ही मन निश्चय कर लिया, शादी 2 हफ्तों में ही होगी, चाहे तैयारी कितनी भी जल्दी करनी पड़े। पुष्पिन सीन 2, मासूम पंखुड़ी और उसका बोरिंग दिन। दूसरी तरफ सुबह से ही पंखुड़ी अपने कमरे में बैठी किताबों में डूबी हुई थी। नाश्ता करने के बाद उसने पढ़ाई शुरू की और अब दोपहर के 3 बज चुके थे। इतने लंबे वक्त से पढ़ाई करने के बाद भी उसका चेहरा थका हुआ नहीं था, बल्कि वो किताबों में और ज्यादा डूबती जा रही थी। लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। कॉल आया था, भोलेरम, यानी उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड गुरु। पंखुड़ी फोन उठाते ही बोली, क्या है भोलेरम, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? फोन से दूसरी तरफ से देव की मस्ती भरी आवाज आए, ओ मेरी चेरी, चल आज रात क्लब चलते हैं। कितने दिनों से हम क्लब नहीं गए, थोड़ा चिल करेंगे, डांस करेंगे, मजे करेंगे। पंखुड़ी ने मन ही मन सोचा, वैसे तो मैं घर पर बोर हो रही हूँ, शादी का टेंशन अलग है, शायद बाहर जाकर अच्छा लगेगा। उसने तुरंत गुरु को हाँ कह दिया। गुरु बोला, ठीक है, मैं रात 8 बजे तुझे पिक कर लूंगा, लेकिन अपने पापा से परमिशन जरूर ले लेना। मम्मी से परमिशन। पढ़ाई से उठकर पंखुड़ी किचन की ओर गई, जहां वर्षा जी कामा पर लगी हुई थी। पंखुड़ी ने पीछे से आकर उन्हें गले लगा लिया और बोली, मम्मी, आप कितनी मेहनत करती हो, मैं थोड़ी मदद कर दूं? वर्षा जी मुस्कुराई और बोली, अब बता भी दे, तुझे क्या चाहिए? तू मुझे ऐसे तभी लाड़ करती है जब तुझे कोई काम निकलवाना होता है। पंखुड़ी ने शरारत भरी मुस्कान दी। OMG, मेरी मम्मी कितनी स्मार्ट है। वर्षा जी हंसते हुए बोली, चल चल बदमाश, अब सीधा बोल क्या चाहिए? पंखुड़ी ने धीरे से कहा, मम्मी, गुरु का फोन आया था, वो कह रहा था कि हम दोनों आज रात क्लब चलें, बहुत दिनों से नहीं गए, तो क्या मैं जा सकती हूँ? वर्षा जी ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, जा, शादी के बाद तो तुझे ऐसे मौके मिलेंगे भी नहीं, लेकिन गुरु के साथ ही रहना। और हाँ, पहले अपने पापा से फोन पर परमिशन ले ले। पंखुड़ी खुशी से झूम उठी। उसने मम्मी के गालों पर किस किया और भागते हुए बोली, थैंक यू मम्मी, यू आर द बेस्ट। वर्षा जी हंसकर पीछे से बोली, अरे धीरे भाग, गिर जाएगी। सीन 4, पापा से परमिशन। पंखुड़ी अपने कमरे में पहुंचकर तुरंत पापा को कॉल लगाती है। फोन उठाते ही अरविंद जी बोले, हाँ बेटा, क्या हुआ, किसी काम से फोन किया? पंखुड़ी ने मीठे स्वर में कहा, क्या पापा, मैं सिर्फ काम के लिए ही आपको फोन कर सकती हूँ क्या? कभी आपकी बेटी आपसे ऐसे ही बातें नहीं कर सकती? अरविंद जी हंसकर बोले, अरे वाह, आज तो हमारी बिटिया रानी बड़ी प्यारी बातें कर रही है। अब बताओ, असली बात क्या है? पंखुड़ी ने हिचकिचाते हुए धीरे से कहा, पापा, गुरु का फोन आया था, वो कह रहा था कि हम दोनों आज रात क्लब चलें, तो क्या मैं जा सकती हूँ? ये सुनते ही अरविंद जी जोर से हंस पड़े। तो ये राज है, हम सोच रहे थे कि हमारी बेटी अचानक इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही है। पंखुड़ी ने शर्म से अपनी जीभ दांतों के नीचे दबा ली। फिर अरविंद जी ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना, और हाँ, गुरु के साथ ही रहना। पंखुड़ी उछल पड़ी और बोली, थैंक यू पापा, आप सबसे बेस्ट हो। दोस्तों, इस तरह पंखुड़ी को मम्मी पापा दोनों से परमिशन मिल जाती है। अब रात को वो और गुरु क्लब जाने वाले हैं। लेकिन क्या क्लब में पंखुड़ी और गुरु के बीच कुछ नया ट्विस्ट आएगा? क्या आदित्य को पंखुड़ी की इस नाइट आउटिंग के बारे में पता चलेगा? और दादी माँ जो शादी की जल्दी में है, वो कैसे सबको मनाएंगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल, दिल। पंखुड़ी अपने शीशे के सामने खड़ी थी। आज उसने ब्लैक और रेड कलर का ऑफ शोल्डर 1 पीस ड्रेस पहना था। उसके खुले हुए लंबे रेशमी बाल कंधों पर गिर रहे थे। आंखों में काजल और हल्का सा आईलाइनर।
होठों पर हल्की सी लाली और गालों पर मासूम सी मुस्कान। उसने पैरों में रेड और ब्लैक कलर की हाई हील्स पहनी थी, जो उसके पूरे लुक को और भी क्लासी बना रही थी। चैप्टर 14 शादी हुआ पक्का, भाग 2 क्लब नाइट। पंखुड़ी की तैयारी। शाम के 8 बज रहे थे। पंखुड़ी अपने शीशे के सामने खड़ी थी। आज उसने ब्लैक और रेड कलर का ऑफ शोल्डर वन पीस ड्रेस पहना था। उसके खुले हुए लंबे रेशमी बाल कंधों पर गिर रहे थे। आंखों में काजल और हल्का सा आईलाइनर, होठों पर हल्की सी लाली और गालों पर मासूम सी मुस्कान। उसने पैरों में रेड और ब्लैक कलर की हाई हील्स पहनी थी, जो उसके पूरे लुक को और भी क्लासी बना रही थी। शीशे में खुद को देखकर पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गईं। वो हंसते हुए बोली, हे भगवान, पंखुड़ी इतनी सुंदर भी हो सकती है क्या? लग रहा है जैसे किसी फिल्म की हीरोइन खड़ी हो। ये कहकर उसने 2-3 प्यारी सेल्फियां निकाली और मोबाइल में सेव कर लीं। तभी अचानक उसके फ़ोन पर कॉल आया, गुरु का। फ़ोन उठाते ही गुरु की आवाज़ आए, मैडम, अब नीचे उतर भी जाओ, वरना क्लब वाले हमें वीआईपी समझकर शो स्टॉपर बुला लेंगे। पंखुड़ी ज़ोर से हंसते हुए बोली, बस 5 मिनट, आ रही हूँ। कुछ ही देर बाद पंखुड़ी सीढ़ियाँ उतरते हुए बाहर आई। देव की चमचमाती कार गेट के सामने खड़ी थी। जैसे ही उसने कार का दरवाज़ा खोला और बैठी, देव की नज़र उस पर अटक गई। कुछ पल तक देव पंखुड़ी को ऐसे देखता रहा जैसे शब्द ही भूल गया हो। फिर शरारती अंदाज में बोला, लगता है आज क्लब में बिजली गिरेगी, और वो भी सिर्फ तुम्हारे नाम की। पंखुड़ी तुरंत जोर से हंस पड़ी और बोली, चुप कर पगले, तू भी ना, हर बार इतनी फालतू लाइनें मारता है। देव ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, फालतू नहीं, सच कह रहा हूं। लाइनें मारता है, गुरु ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, फालतू नहीं, सच कह रहा हूं। आज तू इतनी प्यारी लग रही है कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। पंखुड़ी मुस्कुराई, फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी मासूमियत और गुरु की मस्ती भरी बातें, दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल बिंदास दोस्ती वाला था। फिर शरारती अंदाज में बोला, लगता है आज क्लब में बिजली गिरेगी, और वो भी सिर्फ तुम्हारे नाम की। पंखुड़ी तुरंत जोर से हंस पड़ी और बोली, चुप कर पगले, तू भी ना, हर बार इतनी फालतू लाइनें मारता है। गुरु ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, फालतू नहीं, सच कह रहा हूं। आज तू इतनी प्यारी लग रही है कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। पंखुड़ी मुस्कुराई, फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी मासूमियत और देव की मस्ती भरी बातें, दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल बिंदास दोस्ती वाला था। कार तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। कार रनिंग डैश। सड़क के दोनों ओर लाइट्स जगमगा रही थीं और हवा पंखुड़ी के बालों से खेल रही थी। गुरु ने गाने ऑन कर दिए। तेज म्यूजिक की बीट्स पर पंखुड़ी हल्के हल्के सिर हिलाने लगी। फिर अचानक देव ने गाड़ी रोक दी और बोला, पहले एक सेल्फी निकालते हैं, वरना तू कल मुझे बोलेगी कि मैंने तेरे आज के प्रिंसेस लुक को इग्नोर कर दिया। दोनों ने साथ में मस्ती भरी सेल्फियां लीं। पंखुड़ी हंसते हुए बोली, गुरु तू बिल्कुल पागल है। देव ने आंख मारते हुए कहा, और तू मेरी क्यूटी क्वीन है। कुछ देर बाद दोनों क्लब पहुंच गए। जैसे ही पंखुड़ी ने एंट्री ली, सारे लोगों की नज़रें उसी पर टिक गईं। उसका ड्रेस, उसकी मुस्कान, उसकी मासूम अदाएं, हर कोई पल भर को ठहर गया। गुरु ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, आज रात सिर्फ तू ही छाई रहेगी। पंखुड़ी ने उसे हल्का सा धक्का दिया और हंसते हुए बोली, अब बस भी कर, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिला। दोनों ने डांस फ्लोर पर कदम रखे। तेज लाइट्स, म्यूजिक की धुन और भीड़ की एनर्जी, माहौल पूरा धमाकेदार था। गुरु और पंखुड़ी दोनों मस्ती में झूमने लगे। पंखुड़ी की हंसी, उसकी मासूमियत, सब देखकर देव के चेहरे पर भी सच्ची खुशी थी। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में आने वाला है असली ट्विस्ट। क्या क्लब में किसी अनजान शख्स से पंखुड़ी की मुलाकात होगी? क्या आदित्य को इस नाइट आउट के बारे में पता चलेगा? और क्या इस मस्ती भरी रात में कुछ ऐसा होगा जो कहानी का रुख बदल देगा? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल, दिल। चैप्टर 15 नाराजगी गुलाब। क्लब की रात। नीचे डांस फ्लोर पर शोर, म्यूजिक और रोशनी गूंज रही थी। लेकिन उसी क्लब के ऊपरी हिस्से में एक अलग ही माहौल था। वहां एक प्राइवेट हॉल में आदित्य अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। टेबल पर शराब के गिलास, सिगरेट की धुआं और हंसी मजाक का सिलसिला चल रहा था। आदित्य अपने आरामदायक अंदाज में, एक हाथ में विस्की का गिलास और दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़े, सोफे पर फैलकर बैठा था। उसकी आंखें हल्की सी बंद थीं, मानो सारी दुनिया से बेपरवाह हो। तभी उसका सबसे करीबी दोस्त कार्तिक उठता है। यार, मुझे वॉशरूम जाना है, अभी आया, कहकर वो बाहर निकल जाता है। बाकी सब लोग अपनी मस्ती में मग्न थे।
लेकिन तभी दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है और अंदर आती है एक लड़की। वो बहुत ही छोटे कपड़ों में थी। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक। वो इधर उधर देखती है और खुद से बुदबुदाती है, वाह, सब लोग तो बिजी हैं, अब मौका अच्छा है। उसकी नज़र सीधा आदित्य पर जाती है। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचती है और पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करती है। शराब का गिलास हिल जाता है, पर आदित्य ने जैसे पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि कोई अजनबी उसे छूने की कोशिश कर रहा है। लड़की फुसफुसाती है, इतनी देर से तुम यहाँ नशा कर रहे हो, कभी मेरा भी नशा करके देखो, छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। और शैतानी मुस्कान के साथ उसकी गोद में बैठ जाती है। फिर वो आदित्य की आंखों में देखकर होंठों को करीब लाती है। लेकिन जैसे ही उसके होंठ आदित्य के होंठों को छूने ही वाले थे, आदित्य ने झट से अपना हाथ उठाया और उंगली उसकी टोड़ी पर रख दी। गेट आउट, आदित्य की गहरी और ठंडी आवाज़ गूंजती है। वो उसका हाथ पकड़कर कसकर दबा देता है। लड़की दर्द से चीख उठती है, छोड़ो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। बाकी दोस्त हंस पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसे नज़ारे देखने की आदत थी। लेकिन आदित्य की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। वो उसके कान के पास झुककर गरजता है, जिंदगी में कभी मुझे छूने की कोशिश मत करना, मेरा हक अब सिर्फ एक को है। उसके दिमाग में तुरंत पंखुड़ी की तस्वीर घूम जाती है। उसकी मासूम आंखें, उसकी मीठी बातें। एक पल में आदित्य का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। वो लड़की भागते भागते वहां से निकल जाती है। आदित्य धीरे से अपने गिलास से गिरी शराब को रुमाल से साफ करता है और बुदबुदाता है, छूने का हक सिर्फ मेरी जानू को है। हंसिया चांद दूसरी तरफ, कार्तिक वॉशरूम से लौटते हुए नीचे डांस फ्लो के पास पहुंचता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पर। डांस फ्लो की रोशनी में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। लाल और काले रंग के ड्रेस में, खुले बालों के साथ वो पूरे क्लब की शान बनी हुई थी। कार्तिक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये तो भाभी हैं, पंखुड़ी भाभी। वो हैरान रह जाता है, इतनी रात को ऐसे क्लब में, अगर आदित्य को पता चला तो तूफान आ जाएगा। घबराकर वो तुरंत ऊपर भागता है और आदित्य के कमरे में दाखिल होता है। आदित्य उसे देखकर हंसता है, क्या हुआ, भूत देखा क्या? कार्तिक हाँफते हुए बोलता है, भूत नहीं, भाभी देखी है मैंने, नीचे डांस फ्लो पर पंखुड़ी भाभी हैं, हाई वोल्टेज। ये सुनते ही आदित्य की नसें तन जाती हैं। उसकी आंखों में गुस्से की आग दहकने लगती है। वो अपने आप से बुदबुदाता है, जानू, तुम यहाँ आधी रात को क्लब में, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ऊपर वाले कमरे में जैसे ही आदित्य ने कार्तिक से सुना कि पंखुड़ी नीचे क्लब में है, उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। उसके हाथ में पकड़ा गिलास इतनी जोर से दबाया कि हाई वोल्टेज क्रैश, गिलास के टुकड़े बिखर गए। कुछ नुकीले टुकड़े उसकी हथेली को चीर गए और खून बहने लगा। लेकिन खून से भी ज्यादा लाल तो उसकी आंखें थीं। गुस्से में भरे हुए आदित्य ने धीरे से कहा, पंखुड़ी, तुम आज मेरी नज़रों से बच नहीं पाओगी। सीन शिफ्ट होता है। नीचे डांस फ्लो पर पंखुड़ी और देव मस्ती कर रहे थे। पंखुड़ी थककर कहती है, यार गुरु, अब तो दम ही निकल गया, कुछ ड्रिंक चाहिए। गुरु हंसते हुए एक कोने की तरफ इशारा करता है, वहां जा, टेबल पर रखे हैं, ले ले। लेकिन गुरु बिना देखे गलत जगह दिखा देता है। पंखुड़ी थकी हुई थी, उसने ध्यान नहीं दिया और सीधा वहीं चली गई। टेबल पर रखे ड्रिंक में से उसने एक ग्लास उठाया और पी लिया। उसे पता ही नहीं था कि वो नॉर्मल ड्रिंक नहीं, बल्कि कुछ और ही था। कुछ ही देर में पंखुड़ी को चक्कर आने लगे। उसका सिर भारी हो गया और उसने पास की टेबल पकड़ ली। तभी एक अजनबी लड़का उसकी तरफ बढ़ा। उसकी नज़र पंखुड़ी के मासूम चेहरे और मासूम हालात पर टिक गई। वो उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश करता है, चलो ना मैडम, आज की रात तुम्हारे लिए यादगार बना दूं। पंखुड़ी झटके से पीछे हटती है, दूर हटो, छुओ मत मुझे। लेकिन वो बदमाश और करीब आता है। पंखुड़ी गुस्से में टेबल पर रखी कांच की बोतल उठाती है और जोर से उसके सिर पर मारती है। हाई वोल्टेज ठाक, लड़का लड़खड़ाता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं। वो पंखुड़ी के चेहरे को पकड़कर जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। पंखुड़ी डर से कांप उठती है, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो। तभी अचानक एक जबरदस्त झटका महसूस होता है उस बदमाश को। किसी ने उसका हाथ इतनी ताकत से पकड़ा कि उसकी हड्डी की चर-चर की आवाज आ गई। लड़का दर्द से चीख उठा। वो पलटकर देखता है, हाई वोल्टेज सामने खड़ा था आदित्य रॉय। उसकी नज़रों में आग थी। वो गरजते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी लड़की को छूने की? तेरे इन गंदे हाथों को मैं अभी तोड़ दूंगा। इसके बाद आदित्य ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उस पर टूट पड़ा। लगातार मुक्कों की बारिश, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। वो बदमाश दर्द से चिल्लाता रहा। बाकी कार्तिक दौड़कर आता है और आदित्य को रोकने की कोशिश करता है।
बस कर यार, वरना तू इसे मार ही डालेगा। आदित्य गुर्राता है, मार डालूं तो भी कम है, मेरी जान को छूने की सजा यही है। लेकिन फिर उसकी नज़र कांपती हुई डरी सहमी पंखुड़ी पर पड़ती है, जो घबराकर रो रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। पहली बार पंखुड़ी को आदित्य से डर नहीं लगा। वो दौड़कर उसके पास आई और उसे कसकर गले से लगा लिया। आंसुओं में भीगी हुई आवाज निकली, आदित्य, मुझे बहुत डर लग रहा है। आदित्य का दिल जैसे पिघल गया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे स्वर में कहा, शश, डरो मत जानू, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो पंखुड़ी को अपनी बाहों में उठाता है, ब्राइडल स्टाइल में, और पूरे क्लब से बाहर निकल जाता है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या आदित्य पंखुड़ी से इस घटना के लिए नाराज होगा, या फिर यही डर और नज़दीकियां उनके दिलों को और भी करीब ला देंगी? चमकता दिल जानने के लिए जुड़े रहिए। द बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल। तो दोस्तों, आपको हमारी ये रोमांटिक और इमोशनल स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और तभी मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए और दिल छू लेने वाले चैप्टर लाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों। फोल्डेड हैंड्स, और याद रखिएगा द बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल की कहानी अब और भी मज़ेदार मोड़ लेने वाली है। धड़कनों की गूंज है, आंखों में एक नूर है, रास्ते मिल जाए जब तू मेरे दूर है। जब तेरी यादों से तन्हा मेरी रात हो, सांस रुक जाए तो पीछे से तुम्हें पुकारूं। खुद को बहकाऊं, नैन बिछाऊं, मेरे तो दिन छोटे पड़ गए।